नमस्कार, आप देखें इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तर प्रदेश के 6 विधानसभा चुनाव के चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी अंतिम और फाइनल चरण की है। आपको बता दें कि 7वें फेज में 7 तारीख को मतदान होना है और पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक 9 जिले की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है और जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों और असल परीक्षा इसी चरण में होनी है। यूपी की सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें हैं। तो वहीं आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है, तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर है। वहीं बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपना प्रभाव बता रहे हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 7वें चरण में इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी, जिसमें से बीजेपी को 29, अपना दल को 4 और सुभाषपा को 3 सीटें मिली थी। वहीं सपा ने 11 सीटें और बसपा ने 6 सीटें और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सकी थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर सपा का साथ दिया है, तो वहीं निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। अगर 7वें चरण की बात कर ले तो पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आजमगढ़ की बात कर लें तो अखिलेश यादव वहां से सांसद हैं और ऐसे में आजमगढ़ की सीटों का जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर सपा को वर्चस्व कायम रखना है तो आजमगढ़ जीतना ही पड़ेगा। और वहीं वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 7 तारीख को यहाँ पर भी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में जिस तरीके से बात कर ली जाए तो आज पूरी तरीके से वाराणसी का पारा पूरी तरीके से हाई रहा, क्योंकि आज पीएम मोदी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वाराणसी पहुँचे थे। और जिस तरीके से बात कर ली जाए, इस बार 2017 से हटके सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो इस बार अपना दल बीजेपी के साथ है। तो आज जिस तरीके से बात कर ली जाए तो पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही राहुल गांधी भी वाराणसी में नजर आए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो इन सीटों पर यहाँ पर बसपा की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा अपने आप को इस सियासी लड़ाई से दरकिनार करके बैठी है, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो बसपा ने भी 2017 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में काफ़ी अच्छी सीटें निकाली थी। तो ऐसे में साफ तौर पर यह भी देखना होगा कि बसपा क्या अपनी साख बचा पाती है, या 7वें चरण में जिस तरीके से 54 सीटों पर सोमवार को वोटिंग होनी है, ये भी देखने वाली बात होगी। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से आशीष चौधरी और साथ ही आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आलोक वत्स जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का गढ़ रहा है बनारस और 7वें चरण में ऐसे में यहाँ पर मतदान होना है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सभी सीटें जीतना तो अहम है, लेकिन वाराणसी की जो सीटें हैं वो जीतना काफ़ी और ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो जो प्रत्याशी है उसके लिए पीएम मोदी लगातार कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। और ऐसे में जो मुख्य खिलाड़ी है वो अपनी घरेलू सीट पर अगर अच्छा खेलता है, और उसको अच्छा खेलना ही पड़ेगा। आलोक वत्स जी, प्रियव्रत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। मोदी नाम का खिलाड़ी एक ऐसा ऑलराउंडर प्लेयर है जो हिंदुस्तान के किसी भी पिच पर शतक लगाने की मात्रा रखता है। और रही बात घरेलू पिच पर, तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछले बार भी लोगों ने कहा था कि उथल पुथल मचेगी बनारस, और जब मोदी जी ने रोड शो किया
आंधी नहीं तूफान में बदल गया सारा सीट। और वही आलम इस बार भी होगा। हमारे पास योगी जी की कर्मठता से किए गए कार्य हैं, मोदी जी की गुणवत्ता वाली लोगों को दी हुई सौगात है, और उसके बाद मोदी जी जब स्वयं प्रेजेंट होंगे तो सोने में सुहागा होगा। 6 चरण 5 चरण तक तो हम भयंकर लीड में हैं, 6ठे चरण में लीड और भागेगी। सरकार बनाने में अब कहीं से कोई संशय नहीं रह गया। पहली चरण से हम शुरू हुए थे पश्चिम से, लोगों ने कहा जाट वोट नहीं देंगे, किसान नाराज है। उस बेल्ट में प्रियवती गिन निकलेगा बैलेट बॉक्सेस से, याद रखिएगा मेरे सब, गिन निकलेगा। 10 तारीख को ये शब्द आप दोहराएंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और मैं दोहराएंगे, हम फर्स्ट राउंड से और सवाल भी अगर नहीं दोहरा पाएंगे तो मैं सवाल भी करूंगा। अगर आप नहीं दोहरा पाएंगे तो मैं सवाल भी करूंगा। आशीष चौधरी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। आजमगढ़ जिस तरीके से सांसद हैं अखिलेश यादव, वहां से चुनौती इस बार अखिलेश यादव के लिए भी है जितनी प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस में है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो जनता ने पूरा मन बनाया माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार बनाने जा रही, क्योंकि उसका मुख्य रीजन है कि गांव की जो जनता थी वो किसान बहुत ज्यादा परेशान था। आप कितना जानवर देखे होंगे कितना वहाँ परेशान किए। किसी भी गांव में अगर आज की हम तो खुद वोट मांगने गए हैं, गांव की महिलाएं धुतकार कर भगा रही। अगर मैंने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये जो छोटा जानवर घूम रहे हैं इनको केवल यहाँ से चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट देने के। आशीष जी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो इस बार आपके साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर और भी समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी का गढ़ रहा है पूर्वांचल, जो 54 सीटें हैं उसमें से क्लीन स्वीप होते दिख रही थी समाजवादी पार्टी 2017 की बात कर लें तो। आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए आशीष जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, पीसीआर इनको जल्दी से जोड़ने की कोशिश की जाए। आलोक बस जी, इस बार चुनौती आपके सामने बहुत हैं पूर्वांचल में, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर ओम प्रकाश राजभर का वर्चस्व है वो इस बार आपके साथ नहीं है, पिछली बार साथ थे आपके। देखिए रेवत जी, राजनीति में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं निष्ठावान, प्रिंसिपल पे चलने वाले। एक होते हैं सत्ता के लोलुपधारी, जिसको आप अपने शब्दों में, हम लोग कॉमन शब्दों में बोलते हैं आया राम गया राम। तो ये जो कुछ आया राम गया राम है, आप देखिए इन्होंने जिस को धोखा दिया है, एन वक्त पर धोखा दिया है। मौर्य जी ने मायावती का साथ छोड़ा एन मौके पर 2016 में, बीजेपी का साथ छोड़ा एन मौके पर। दुख हुआ आपको? दुख और सुख की बात तो अलग है, मैं इनके चरित्र पे उंगली उठा रहा हूं। समाजवाद, ये बसपा का सिद्धांत, इससे पहले ये समाजवादी पार्टी में थे। तो ये कौन सी राजनीति है कि कभी आप समाजवादी झंडा उठा लेते हो, कभी आप बसपा की सोशल इंजीनियरिंग करते हो और कभी आप भाजपा का राष्ट्रवाद करने चले आते हो। जनता अब बेवकूफ नहीं है, इन चीजों को जनता भली भांति समझती है। ये आया राम गया राम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुश्किल हो रहा है अपनी नैया पार कराना। जनता तो बेवकूफ नहीं, आलोक बस जी, जनता तो बेवकूफ नहीं है, लेकिन 2017 में बीजेपी को जरूर बना दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि भली भांति परिचित है
इनके कैरेक्टर से, अभी जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि 2017 सुन लीजिए, 2017 और 2022 की बात करें तो एक ही पार्टी बदली है, लेकिन उससे पहले 3 पार्टियां बदल चुके थे, सपा, फिर बसपा और फिर बीजेपी। अगर आप इस तरीके से चित परिचित थे इनके स्वभाव से, आया राम गया राम वाली राजनीति से, तो आपने इनको शामिल ही क्यों कर लिया? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं इसकी तारीफ करता हूं। हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कभी कभी राजनीतिक मजबूरियां होती सरकार बनाने की, जो इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बाध्य कर देती, सरकार बनाने की। क्योंकि लोकतंत्र में मेजॉरिटी ही सब कुछ होता है, क्वालिटी कुछ भी हो, मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो मजबूरी के कारण, लेकिन अब हमें कोई मजबूरी नहीं है। हमने जनता के सामने प्रदर्शित किया अपने कार्यों को, जो आज तक नहीं हुआ था। वैसे कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासन में, और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के 44 विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यों को भी यहाँ पर धरातल पर उतारा गया है। ये माफियाइज्म, लैंड ग्रैबिंग, बलात्कार, ये सब इतिहास के पन्नों में जाके दब चुका है। ये बार बार उठाएंगे तो ये छोटी मोटी 1-2 घटना जो हो गई है उसको लेके ये बार बार, कोई दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता है। आपको मैं बता देता हूँ, ये समाजवादी पार्टी जो इतना कूद कूद के मुसलमानों के ऊपर कूद रही है, इनका 1/3 वोट मुस्लिम महिलाओं का। क्यों दुख हो रहा है आपको? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई एक वोट बैंक है वो किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है या उसको नीतियां अच्छी लगती हैं किसी पार्टी की, किस बिला पर कर रहा है? उन्हीं महिलाओं ने कहा है कि मोदी जी ने जो हमको राशन दिया वो हम भूले नहीं है, मोदी जी ने शौचालय दिया हम भूले नहीं है, मोदी जी ने जो सड़कें बनाई हम भूले नहीं है, मोदी जी ने जो गरीबों को घर दिया हम भूले नहीं है, और जो मोदी जी ने 3 तलाक की सदियों की त्रासदी से मुक्ति दिलाई, हम उसे भी भूले नहीं है। तो हम वोट देंगे तो योगी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं आशीष चौधरी जी से। चौधरी साहब, तमाम आरोप लग गए आप पर, आपकी पार्टी पर, मुस्लिमों के वोट बैंक को लेकर भी तमाम निशाने पर हैं आप। अब ये अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं। जो बात ये कर रहे हैं लैट्रिन की, आप धरातल पे जमीन बात कर लीजिए। जो 12,000 रुपए में कौन सी लैट्रिन आपकी तैयार हो जाती, और 12,000 लैट्रिन को जो दिया उसमें से 2,000-3,000 रुपए वापस अधिकारियों को देना पड़ा, कमीशन देना पड़ा। धरातल पे ये जाके पता करें वो लैट्रिनें बनी कि नहीं बनी, कि कागजों पे ही बन गई। 12,000 पे एक गड्ढा नहीं बन सकता। और दूसरी चीज, ये राशन की बात करते हैं, ये तो शिक्षा दे नहीं सकते, रोजगार तो दे नहीं सकते, पर कटोरा जूट दे सकते। ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने कि हमें राशन देने की जरूरत ही न पड़े? वो खुद सक्षम होते, वो खुद ऐसा पढ़े लिख के रोजगार दे देते। अरे भैया, एक लोगों को रोजगार अगर नहीं आशीष चौधरी साहब, एक मिनट हमारी सुन लो जरा। 6,000 रुपए समाजवादी पार्टी सरकार में भी दिए जा रहे थे शौचालय बनवाने के लिए, अब 12 मिल रहे हैं तो क्यों भैया दुख हो रहा है? तब ईट का रेट देख लीजिए, मोरंग का रेट देख लीजिए। तब मोरंग जो थी 1,700-1,800 रुपए 2,200 में थी। आज मोरंग क्या रेट है? अगर हम लोगों ने 6,000 दिया था, कम से कम इनको 18,000 देना चाहिए था। तो आपको दुख ये है कि पैसे कम मिल रहे हैं? बिल्कुल, उसमें भी 2 से 3,000 रुपए वापसी हो रहा, कमीशन देना पड़ रहा। किसको कमीशन देना पड़ रहा है? जानवर, उसके बाद अगर बिल्कुल देना पड़ रहा है। किसको? कई उदाहरण दे सकते। जो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो ब्लॉक के कर्मचारी होते, गांव में सेक्रेटरी होता, ब्लॉक में बीडीओ होता, उनको देना पड़ता। 3,000 रुपए में कितने हिस्से होते हैं इसमें, ये बता दीजिए। 3,000 रुपए में कितने हिस्से होते हैं ये भी आपसे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तो सीधे ले चलते हैं। आशीष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आशीष चौधरी जी, अगर बात की जाए तो पूर्वांचल जो है माफियाओं का भी गढ़ रहा है, और इस बार अगर बात कर ली जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आपके ही सहयोगी हैं सुभाष पाक, उनकी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद आपको भी इस बात की जानकारी हो कि आखिर उनके ऊपर कितने मुकदमे लदे हुए हैं। तो एक तरीके से राजनीति का अपराधीकरण भी होता नजर आ रहा है। मैं आपको कहना, कई बार मैंने कहा कि हम हमेशा विकास के नाम पे राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी की एक अपनी विचारधारा, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, लोहिया वाली विचारधारा है, और जनता को, किसानों को, नौजवानों को कैसे आगे हम बढ़ा सके, कैसे शिक्षा दे सके, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, इस पे समाजवादी पार्टी हमेशा काम कर रही। किसानों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है, 2 साल को बॉर्डर पे उनको, किसानों को बैठाने के धरने। अरे बाद में जाएंगे भैया, आज बाद में जाएंगे उस पर। आज दिल्ली बॉर्डर बाद में चलेंगे, ठीक है। लेकिन आज जो सवाल मेरा था उसका जवाब दे दीजिए अभी, कि आपको पता है कि आखिर उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, मुकदमे मैं तो कहता हूँ केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर दर्ज है, धनंजय सिंह के ऊपर दर्ज है, योगी जी के ऊपर, जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, वो मुख्यमंत्री बनते अपने ही मुकदमे हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पिताजी आखिर जेल में हैं। और बात करो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज और चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है ना, अगर उनके पिताजी का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वो जेल में है। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। अगर वो गलत किए हैं तो जेल में है, कोई भी गलत करेगा वो जेल जाएगा। हम किसी गलत का सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। अगर जो गलत, उनका बेटा गलत करेगा वो भी जेल जाएगा, हम गलत करेंगे हम जेल जाएंगे। लेकिन ये है कि विपक्ष में रह के अपने गलत हो या दूसरे गलत हो, जो सही हो वही करना चाहिए। चलिए इस पर एक चीज बड़ी अच्छी मुझे याद आ गई है। थोड़ा सा ही फ्लैशबैक में चलते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। अभी आप ही रो रहे थे ना, आपकी पार्टी रो रही थी ना, आपके तमाम नेता रो रहे थे ना, जब लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, आप ही मांग कर रहे थे ना कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए भाई? 4 किसानों को, जो किसान अजय मिश्रा टेनी ने मार दिया क्या? उसको आप गाड़ियों से रोक देंगे? अजय मिश्रा टेनी ने मार दिया क्या? उनके बेटे ने अगर वो अपराध किया है तो उसकी सजा उनके बेटे को मिलनी चाहिए या उसको मिलनी चाहिए? अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो आप उस पर भी सवाल नहीं कर सकते हैं आशीष चौधरी जी। पद पे वो थे, नहीं, जिस पद पे वो थे, कहीं न कहीं किसानों को इंसाफ या विवेचना सही नहीं हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि पहले मंत्री पद से इनको हटाया जाए, उसके बाद जांच की जाए। तो आपका भरोसा न्यायपालिका पर नहीं है? किसानों न्यायपालिका पर नहीं है आपको भरोसा? कितनी जल्दी मिले जा रही, ये कहीं न कहीं विवेचना में कहीं न कहीं सपोर्ट किया गया। अगर मंत्री पद पे न रहते तो अभी ये जेल से न छूट पाते। नहीं, जेल में ही लगता है आपको कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी गड़बड़ है। आप आरोप लगा रहे हैं कोर्ट पर भी। नहीं, न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका चलती है, न्यायपालिका जो चलती है ना, उस पे विवेचना जो लगाते हैं, मुकदमे लिखते हैं, जो उस पे कार्रवाई की जाती है, जो तो कोर्ट से था ना मसला पूरा। अगर मजबूत केस लगा देते तो केस फंस जाता, लेकिन अगर विवेचना में उन्हें ढीला दे दिया गया तो छूट जाते। नहीं तो जो आरोप बेटे पर था उसकी सजा आपको दिलवाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ गई कि भाई वो अपनी जगह नहीं, कि मंत्री पद थोड़ी नहीं, मंत्री पद पे रहते हुए क्या आपको लगता है कि उनको विवेचना सही हो पाएगी? बिल्कुल विवेचना नहीं सही हो सकती। ये हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही थी, सारे किसान, हर विपक्षी पार्टियों ने ये मांग रखी। तो मेरा ऐसा मानना ये भी है कि गायत्री प्रजापति को आपको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। आशीष चौधरी जी, तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था जब उनके ऊपर आरोप लगा था। अभी भी आपकी पार्टी में है ना, काफी करीबी है नेताजी के, मुलायम सिंह के। कौन करीबी? गायत्री प्रजापति की बात कर रहा हूं मैं भाई। अगर उनके ऊपर ऐसा आरोप था तो इस हिसाब से उन्हें पार्टी से तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए था। आज भी आपकी पार्टी में है, काफी करीबी है।
अगर इस हिसाब से, क्योंकि जेल में है, जेल में है, जेल में है, लेकिन आपकी पार्टी से ना इस्तीफा दिया गया है, ना ही उन्हें निष्कासित किया गया है। और उनकी माँ और बेटी, अच्छा ये आप नहीं मैं आपको बता दूं, आप इस पे मंथन करिएगा। आलोक बस जी से कमेंट ले लेते हैं। वही आरोपी उस महिला ने क्या बाद में नहीं, आशीष चौधरी जी आप इस पे मंथन करिएगा, एक कमेंट ले लेते हैं आलोक बस जी से। आलोक बस जी, मैं चौधरी जी को, समाजवादी पार्टी के चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एनआरसी की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई थी, जिसमें इन्होंने चोर, उचक्के, लुटेरे, क्रिमिनल में 83% को टिकट दिया है, इनको डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद मैं ये जो इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि अतीक अंसारी बहुत अच्छे हैं और जो उनके बेटे लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, अब्बास अंसारी, जेल में है। और मैं इसे पूछना चाहता हूं, लोहिया का समाजवाद मैंने भी पढ़ा। लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पर अंकित है कि बाप के बाद बेटे को अपना नेता मान के आगे बढ़ो? ये समाजवाद का कौन सा पाठ पढ़ाता है ये चीज? जवाब नहीं दे पाएंगे। और इनको मैं बता देना चाहता हूं, इनके पार्टी का नाम आते ही महिलाओं का यूपी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बच्चियों की रूह कांप जाती है कि फिर वही मवाली गुंडे साइकिल छाप का झंडा लगाकर और बगल में नलकटुआ या लाइसेंसी रिवॉल्वर तान कर फिर वही कृत्य करेंगे। ये नहीं मंजूर है। आधी रोटी खाएंगे लेकिन भाजपा को ही जिताएंगे। आपको जानकारी होने, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई अच्छा काम गिना दे? अगर महिलाओं के साथ अपराध रोकने के लिए अगर 10-90 किसी ने बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश की जो बेटियां हैं, पढ़ी लिखी बेटियां, वो इंतजार कर रही कि उत्तर प्रदेश में जब भर्ती निकलेगी तो 33% आरक्षण उनको दिया जाएगा। इंतजार कर रही वो लड़कियां कि अखिलेश यादव जी की सरकार आए जिससे हम लोगों को नौकरी मिले। नौकरी के बदले जब आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तो लाठियां देने का काम किया। क्या उनका कसूर था? आप रोजगार दे नहीं सकते हो, रोजगार मांगते तो आप लाठियां देते हो। आप किन चीजों पे बात करोगे? डीजल, पेट्रोल, गैस कहाँ के रेट चले जा रहे हैं, उस पर आप नहीं बात करोगे। किस जानवर छुट्टा गांव में घूम रहे हैं, लोगों के खेत चले जा रहे हैं। आपको जानकारी, आप ऑफिस के अंदर बैठे होंगे, जमीन में जब आपके ऊपर 4 खेती होगी तब आप अपने खेत तकेंगे कैसे? तो वहां की महिलाएं हैं वो परेशान है खेतों में। आज वो या तो गरीब है, कमजोर है, तो चलिए चौधरी साहब रोंद रहे हैं। ये मुद्दे तो चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल और भी है, आप दोनों से है, समय कम है लेकिन पूछ लेते हैं कि 349 सीटों पे मतदान हो चुका है, तो 349 सीटों में अब आखिरी चरण का मतदान फाइनल है। क्योंकि जिस तरीके से आप भी दावा करते नजर आ रहे थे 300+ सीटें, ठीक है, आलोक बस जी भी नजर आ रहे थे कि भैया हम तो 350 के आसपास जाएंगे। दावे में दम है, हमने काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार, चलिए फिलहाल समय का हो, ठीक है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन फिलहाल सवाल अभी भी यही है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां दावा करती हुई नजर आ रही कि हम 300+ जीतेंगे और 349 सीटों पर मतदान भी हो चुका है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर दोनों पार्टियां 300+ जीत चुकी हैं तो आखिर ये जो 7वें चरण का ये जो मतदान है इसमें बोनस कौन ले जाता है। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।